Hello and welcome to Way to IME. Hello and welcome to Way to IME. आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री का अगला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है साइंस में। केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। हम बेसिक से ऑलरेडी जान चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप एक मैग्नीशियम रिबन लेते हो और उसको आप यहाँ पे हवा में ओपन एयर में उसको जलाते हो, तो आपके पास क्या है, Mg मेटल है और आपने साथ में क्या किया, O2 के साथ में उसको हीट कर दिया। क्या कर दिया आपने, उसको हीट कर दिया, तो क्या बनेगा, MgO नाम से एक पाउडर बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल जाता है जो कि आपको यहां पर व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है, तो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। याद रखना, पहली रिएक्शन है ये आपके केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर की। ठीक है, तो Mg प्लस O मिलकर के क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और व्हाइट कलर का ही पाउडर देता है। ठीक है, ओके। तो आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ सिंपल सी यहाँ पे चीजें समझ में आनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन आप कब कहोगे कि कब हुआ है। या तो चेंज इन स्टेट हो जाए। चेंज इन स्टेट का मतलब कि अगर वो सॉलिड था तो वो लिक्विड में आ जाए। ठीक है, लिक्विड था तो वो गैस में आ जाए, और अगर वो गैस में था तो वो किसी और फिजिकल स्टेट में पहुंच जाए। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से किसी भी स्टेट से ये दूसरे स्टेट में चला जाता है, तो हम कहेंगे कि वहां पर पक्का ही एक केमिकल रिएक्शन हुई है। कलर में चेंज आ जाए, कलर में चेंज आ जाएगा तो भी आप कहोगे कि क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अगर वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, वहां से गैस निकल रही है रिएक्शन होने के बाद, तो भी वहां पे केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। टेम्परेचर में कुछ चेंज आ जाए तो भी कुछ केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। अब केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, दो ही तरह की रिएक्शन हो सकती हैं। कौन कौन सी, या तो फिजिकल रिएक्शन हो रही होगी, ओके, या फिर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन में ना तो चेंज ऑफ स्टेट होता है, ना ही चेंज इन कलर होता है, ना ही इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ना ही चेंज इन टेम्परेचर आता है। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन की अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो आप जैसे कि यहां पे गिलास में पानी डालो, ठीक है, उसमें आपने शक्कर मिलाई तो बन गया शरबत। तो इसमें ना तो स्टेट में चेंज आया, लिक्विड में था ये, लिक्विड ही रहा। ठीक है, कलर में भी कोई चेंज नहीं आया। ओके, गैस का भी कोई यहां पे इवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई गैस भी नहीं निकली, और ना ही टेम्परेचर में कोई चेंज आया। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या आपको बताती है कि ये पक्का ही कोई फिजिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है भाई। ओके, केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, बट केमिकल रिएक्शन में जैसे कि आपको यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल की एक रिबन हमने जलाकर दिखाई। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब यहां पे होगा तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। ओके, एक और यहां पे रिएक्शन दी हुई कि आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, यहां पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, और यहां पे जिंक वाली जो मेटल है, जिंक मेटल जिसका Zn नाम से सिंबल होता है, उसको अगर आपने जिंक के दाने डाले, इसमें ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहां से इवोल्यूशन होता है इसका, या फिर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो भाई आपको क्या याद रखना कि H2SO4 प्लस Zn, अगर आप इसको मिक्स कर दोगे तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में जिंक सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, ZnSO4। ठीक है, तो दो रिएक्शंस आपको बता दिए।
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल और इक्वेशन, इक्वेशन यानी कि इक्वल अगर है तो इस तरफ वाला पार्ट और इस तरफ वाला पार्ट दोनों ही बराबर है। केमिकल इक्वेशन की बात करें तो भाई साहब कोई भी रिएक्शन हो रही तो उसमें रिएक्टेंट, इस तरफ रिएक्टेंट रहता है, ठीक है, और इस तरफ प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट दोनों ही बराबर होता है। तो ये देखो रिएक्टेंट्स इस तरफ, फिर यहाँ पे एरो लगा करके हमने इक्वल, जैसे मैथ्स में इक्वल होता है ना, उसी तरह यहाँ पे केमिस्ट्री में एरो होता है, और इस तरफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स में यहाँ पे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। तो ये दोनों के दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? मास में बराबर है, ठीक है। और कोई भी चीज कहीं पे गायब नहीं होती है। मैग्नीशियम इस तरफ भी था, मैग्नीशियम इस तरफ भी मिलेगा, ऑक्सीजन इस तरफ भी था तो ऑक्सीजन इस तरफ भी मिलेगा। ओके, तो कोई भी दो चीजें जो कि आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको यहाँ पे प्लस साइन से दिखाया जाता है, ठीक है। आरएचएस में अगर आपको एक से ज्यादा चीजें मिलती हैं तो उस तरफ भी प्लस साइन लगा करके आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट दिखा देते हैं, ठीक है। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स ही यूज करने होते हैं। तो Mg प्लस O2 मिलकर के क्या बनाएगा? MgO, MgO, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा सिचुएशन कि वहां पर आपको बैलेंस्ड ऑलरेडी मिलेगी, कभी कभी बैलेंस नहीं मिलेगी तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। तो आपने Zn प्लस H2SO4 लिया तो क्या बना यहाँ पे? ZnSO4 प्लस H2 गैस, है ना। यहां पर भी लिखा हुआ है। तो ये यहां पर देखो जिंक के कितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट साइड में, देखो प्रोडक्ट साइड में एक मॉलिक्यूल, इधर भी एक ही मॉलिक्यूल। H हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? दो हैं, है ना। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? सॉरी, दो हैं, इधर भी दो ही हैं। सल्फर और सल्फर का कितना है? एक है, इधर भी एक ही है। ऑक्सीजन के चार हैं, इधर भी चार ही हैं। तो ये बैलेंस्ड है इक्वेशन, ठीक है। यानी कि हर एक एलिमेंट के एटम के नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बराबर हैं अगर, तो उसको हम कहेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड है। अगर नहीं है तो हम उसको बैलेंस करेंगे। अब जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर आपको बताई हुई है कि आपने रिएक्ट करवाया है Fe प्लस H2O। इनको रिएक्ट करवाने पर क्या बनता है? Fe3O4 प्लस H2 बनता है, राइट। यहां पर देखो Fe के कितने हैं? इस तरफ एक ही है ना। इस तरफ एक है Fe का, यहां पर Fe के कितने? तीन है, Fe3, है ना। तो यहां पे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? Fe के सामने यहाँ पे 3 का प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3Fe, इस तरफ भी 3 Fe हो गए, इस तरफ भी 3 Fe हो गए। SO4 कितने हैं यहाँ पर? 1 है SO4, O4 है, सॉरी। यहां पर देखो O कितने हैं? 4 है। यहां पर O एक ही है, तो मैंने यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब 4 का मल्टीप्लाई करते ही यहां पर हाइड्रोजन कितने बन गए? यहां पर 8 बन गए हाइड्रोजन, है ना। 4 × 2 8 हाइड्रोजन बन गए। और यहां पर कितने हाइड्रोजन? 2 ही है, तो मैंने यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से जरा मैच करते हैं। यहां पर Fe कितने हैं? आयरन है 3, यहां पर भी Fe 3 हो गए, है ना। इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लूं, 3 का मल्टीप्लाई कर लूं Fe में, तो इस तरफ 3 हो जाएंगे Fe, है ना। इस तरफ तो 3 थे ही। इस तरफ अगर मैं H2O में 4 का मल्टीप्लाई कर लूं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 ही है,
हाइड्रोजन 8 हो गए, इधर यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइड्रोजन भी 8 बन जाएंगे। तो देखो ये इसका, जैसे ही हम इसको सही करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, बैलेंस इक्वेशन के रूप में हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये भी बैलेंस नहीं हुआ सर, आगे ये रहा बैलेंस्ड वाला इक्वेशन। ओके, फिर इसके बाद बैलेंस करने के बाद आपको कुछ और चीजें वहां पे लिखनी होती है, आपको उनका स्टेट लिखना होता है, फिजिकल स्टेट लिखना होता है। जैसे कि Fe यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है तो हमने ब्रैकेट में यहाँ पर S लिख दिया, S लिख दिया, तो ये दिखाता है सॉलिड को, G से गैस, L से लिक्विड, और भाई एक और होता है ये एक्वस वाला, AQ से हम क्या दिखाते हैं, एक्वस दिखाते हैं। एक्वस, एक्वस यानी कि इसमें पानी मिला हुआ है। अब ध्यान दो, जब पानी मिला हुआ तो उसने पानी से रिएक्ट नहीं किया, या फिर वो गीला है ऐसा समझो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और यहां पे है कि आपके पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, ये कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट ऐसे लिखा जाएगा कैपिटल C स्मॉल O, और ये जब कैपिटल C और कैपिटल O है इसका मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे गैस, यहाँ पे जब इनको रिएक्ट करवाया गया है तो 340 एटमॉस्फेयर पे करवाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है, तो ये क्या बनाता है, CH3OH बनाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और वहीं पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वस फॉर्म, जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ओके, तो ये जो आपको यहां पे रिएक्शन दिख रही है ना, ये है फोटोसिंथेसिस की। ये किसकी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस, जो आप पढ़ते हो ना प्लांट्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है यहाँ पे एयर से और वाटर यहाँ से लेता है रूट से, तो एक्चुअली में यही केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन के बाद यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं वो प्लांट्स, और ऑक्सीजन बनाते हैं जो एनिमल्स के काम आती है, और वाटर अपने यूज का बना लेते हैं वो। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो भाई कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि हमने वहां पर Mg प्लस O2 वाली रिएक्शन देखी, तो ये दोनों मिल करके ही क्या बना दिए, MgO बना दिए। तो ये केमिकल रिएक्शन है कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि सारे के सारे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं ना मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पर जैसे देखो क्विक लाइन, क्विक लाइन क्या होता है, CaO, याद रखना CaO क्या होता है, क्विक लाइन होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन। ये आप मार्केट में जो जाते हो ना तो चूना पत्थर मिलता है, वही है क्विक लाइन, और कैल्शियम ऑक्साइड इसी को कहते हैं। ठीक है, आपने इसको पानी में मिला के, ठीक है, वाटर यहां पे मिला दिया, वाटर, तो ये क्या बना लेता है, स्लेट लाइन बना लेता है, या फिर बुझा हुआ चूना हिंदी में जिसको कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, समझ आया, क्विक लाइन किसको कहते हैं, CaO को कहते हैं, और स्लेट लाइन किसको कहते हैं, जिसमें कि वाटर मिला हुआ होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि यहां पर क्विक लाइन कहलाता है, उसके साथ अगर आप वाटर मिक्स कर देते हो तो यहां पे क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, जो कि स्लेट लाइन कहलाता है। और इस रिएक्शन में ना हीट भी बहुत ज्यादा निकलती है। जब हीट बहुत ज्यादा निकलती है तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, जिसमें हीट निकलती है, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो यानी कि बाहर, और थर्मिक यानी कि हीट, बाहर निकलने वाली हीट, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट बाहर निकलती है। कुछ ऐसी होती हैं जो कि एंडोथर्मिक होती हैं, एंडोथर्मिक भी होती हैं जिनमें कि टेम्परेचर कम हो जाता है उस प्रोडक्ट का। जैसे कि आप अगर कभी ग्लूकोज को, अपने हाथ में ग्लूकोज लेना, ग्लूकोज पाउडर, उसमें वाटर मिला देना, तो आपको यहाँ पे फील होगा कि वो हाथ बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। क्यों,
क्योंकि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाई, वो सारी की सारी हीट आपके हाथ से एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अब तक क्लियर हो गया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलकर के एक सिंगल रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये क्या कहलाती है रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, एक चीज यहां पे लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये चीजें सीडीएस वगैरह में पूछ लेता है कि अगर आप स्लेट लाइन का सॉल्यूशन लेते हो, स्लेट लाइन का सॉल्यूशन यानी कि वो बुझा हुआ चूना है ना, वो आप गांव वगैरह में देखते हैं ना, तो उसके बुझे हुए चूने की पुताई करते हैं, वो जो गीला वाला चूना होता है उसकी पुताई करते हैं दीवारों पे। इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेट लाइन भी कहते हैं, वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो कि एयर में होती है, ताकि थिन लेयर बन जाए कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट की वॉश करो, उसकी थिन लेयर बन जाती है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट जैसे बन जाता है तो क्या होता है कि वहां पर वॉल्स में एक शाइनी फिनिश आ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स कैसे होती है, तो आप क्या बताओगे, भाई साहब हम तो लेते हैं स्लेक्ड लाइन या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उससे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट चमकता रहता है हमारा दीवार पे। और कैल्शियम कार्बोनेट ही मार्बल बोलते हैं ना, तो मार्बल का भी फॉर्मूला CaCO3 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, CH का होल्ड वाइज था एक्वस फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना, वो गीला चूना, जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर वाले शायद गुटखा वगैरह खाते होंगे तो उनको देखा होगा आप लोगों ने चूना खाते हुए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, CH का होल्ड वाइज। CO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो CaCO3 बनाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और साथ में वाटर भी बना लेता है थोड़ा सा। कुछ और एग्जांपल है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जब आप कार्बन जलाते हो या फिर लकड़ी जलाते हो या फिर कोई भी ऐसा कार्बन प्रोडक्ट जलाते हो, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो भी यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन होती है, और बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस है, उसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली एक बस पिछले साल शायद लॉन्च करी थी, जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करती है और लास्ट में यहाँ पे उसमें क्या चीज निकलती है, प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ H2O ही निकलता है। समझ लो भैया, वो बस ऐसी है जो कि स्मोक की बजाय पानी छोड़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बता दिया, ऐसी रिएक्शंस जो कि यहाँ पे हीट छोड़ती हैं, हीट निकालती हैं रिएक्शंस के दौरान, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे कि नेचुरल गैस मीथेन है यहाँ पर CH4 को क्या कहते हैं, CH4 को कहते हैं मीथेन। ठीक है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना, और यहां पर हीट भी बहुत सारी निकलती है। रेस्पिरेशन, भाई साहब रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक, या फिर कोई भी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, भाई साहब एक्सोथर्मिक होती है। सीधा सीधा सवाल यहाँ पे सीडीएस में पूछा गया, सीडीएस में एनसीईआरटी की साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यहां से समझ लो हर एक चैप्टर में तुमको एक एक सवाल में दिखा दूंगा। ओके, तो ये रहा रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि आप क्या करते हो, आपने जो खाना खाया उसका बना ग्लूकोज, ग्लूकोज को आपने जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो वो मिलाकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप बाद में छोड़ते हो नाक से। फिर इसके बाद वहां पर वाटर भी बनता है और एनर्जी, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। आपको फूड से यहां पर डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती है जब तक कि आपके बॉडी सेल्स में रेस्पिरेशन ना हो। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो भाई साहब इसी के जो हमने पढ़ी ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी के जस्ट उल्टा। इसमें क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा।
जैसे देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट था 2FeSO4, ठीक है। फेरस सल्फेट को आपने गर्म किया, यहाँ पर इसने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट का पाउडर ले रखा है, ठीक है, क्रिस्टल्स ले रखे हैं, और इसको वो गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करते ही यहाँ पे फेरस ऑक्साइड जो कि सॉलिड है वो बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड नाम से गैस निकलने लगेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या चीज नोटिस करी कि भाई एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो कई सारे पार्ट्स में टूट गया, कई सारे प्रोडक्ट्स में टूट गया। तो ये क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब लाइमस्टोन की बात करते हैं। लाइमस्टोन याद है ना, हम जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं किससे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के क्या बनाता है, यही तो बनाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल भी कह देते हैं या लाइमस्टोन कह देते हैं। इसको जब आप गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है किसका, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। एक और एग्जांपल यहां पे दे रखा है कि भाई जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, ठीक है। जब आप इसको गर्म करते हो तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा, ठीक है। ये देखो PbNO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, आपने इसको गर्म किया तो PbO मिलता है जो कि लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन नाम की गैस निकलती है। एक और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि आप अगर वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो वाटर का। अब भाई इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, तो यहाँ पर दो कंडक्टिंग रॉड्स हम लगा देते हैं, ठीक है। उस सॉल्यूशन में दो कंडक्टिंग रॉड्स लगा दिए, इनको दोनों को वायर से कनेक्ट करके किसी बैटरी में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस केस में हमने एक तरफ ग्रेफाइट की रॉड ले रखी है और यहां पर इलेक्ट्रोलाइजर की जगह पे वाटर ले रखा है। तो वाटर क्या होगा, वाटर यहाँ पे अपने आयंस में टूट जाता है, और टूटेगा कैसे, एक तरफ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। एक और एग्जांपल कि सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का हो जाता है अगर आप उसको सनलाइट में छोड़ देते हो। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो कि AgCl था शुरुआत में, सनलाइट के सामने आपने जैसे ही छोड़ा तो वहां पे Ag और Cl2 में टूट जाता है, क्लोरीन गैस और सिल्वर मेटल में टूट जाता है, वो ग्रे कलर का बन जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन ही तो है, क्योंकि देखो एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में टूट गया, तो ये क्या कहलाएगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसा ही है, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर Ag, यहाँ पे Cl की बात कर लो, दोनों के दोनों को अगर आप सनलाइट में छोड़ दोगे तो वहां पर सिल्वर मेटल छोड़ देते हैं वो, ठीक है, सिल्वर मेटल बनाते हैं और जो क्लोरीन या ब्रोमीन गैस है वो वहां से निकल जाती है। अब आपने यहाँ पर ये चीज तो देखी होगी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए चाहिए एनर्जी। अब ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, ताकि वो रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर पाए, तोड़ पाए। और इस दौरान क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसी वजह से ये रिएक्शंस कैसी कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक और बात पता चली कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो कैसी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है भाई, एक्सोथर्मिक। और जो कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, डीकंपोजिशन वो कैसी रिएक्शन है, ये है एंडोथर्मिक, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को तोड़ना होता है जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसकी वजह से वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, एंडोथर्मिक। और इसी के ऑपोजिट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस
होती हैं कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो प्रोडक्ट लेंगे और इनमें से प्रोडक्ट के जो कुछ एटम्स हैं आपस में अपनी जगह चेंज कर लेंगे। जो प्रोडक्ट इधर इसके साथ में था, वो सॉरी जो एलिमेंट इसके साथ में था वो इसके साथ जुड़ जाता है और नया प्रोडक्ट बना देता है। जैसे कि एग्जांपल में आपने क्या किया है, आयरन की नेल्स ली हैं और उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दिया है। तो उससे क्या हो जाता है, जो आयरन की नेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्राउनिश इन कलर हो जाती हैं। तो आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, आयरन नेल्स जो कि यहाँ पे शुरुआत में ब्राउनिश कलर की थी और कॉपर सल्फेट जो शुरुआत में ब्लू कलर का था वो बाद में कैसे हो जाते हैं, अपने अपने कलर छोड़ देते हैं। तो ये देखो आयरन नेल्स जो कि प्योरली आयरन है और कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, यहाँ पर आपने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो आयरन सल्फेट बन गया। क्या हुआ यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, आयरन ने क्या किया, कॉपर को उठा दिया उसकी जगह से, इसको अकेला कर दिया और आयरन खुद जाकर के सल्फेट के साथ में SO4 के साथ में बैठ गया, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई, जिसमें कि रिएक्टेंट साइड के जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और यहाँ पे एग्जांपल है, ZnCuSO4, तो यहाँ पे ZnSO4 बन जाता है, कॉपर को अकेला कर देता है। Pb + CuCl2, यहाँ पे PbCl2 बन जाता है और Cu को अकेला कर देता है। भाई ऐसा क्यों होता है, आप सोचो कि आप इस कुर्सी में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप इस कुर्सी में अभी बैठे हुए हैं, एक और कोई आपसे ज्यादा तगड़ा इंसान आता है और उसका मन हो जाता है आपकी कुर्सी पर बैठने का, तो भाई वो तो आपको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आप उससे लड़ने की कोशिश करोगे तभी वो आपको आपकी कुर्सी से उठा देगा। क्यों, क्योंकि ही इज मोर पावरफुल देन यू। ऐसा ही सेम केस होता है केमिस्ट्री में। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है, तो भाई उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, कौन ज्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप इतना याद कर लो कि जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। तो भाई जिंक और लेड यानी कि Pb किससे ऊपर है, Cu से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि यहां पर दो पूरे के पूरे कंपाउंड लिए जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि आपके पास एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था, तो इस एलिमेंट ने दूसरे कंपाउंड के यहाँ पे एक चीज को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया और खुद बैठ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि हमने दोनों ही कंपाउंड लिए हैं और इन दोनों ही कंपाउंड्स में एक ये जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। इस केस में देखो जैसे कि हमने सोडियम सल्फेट लिया है, सोडियम सल्फेट लिया है यहाँ पर और बेरियम क्लोराइड लिया है, तो ये जब रिएक्ट करवाते हैं हम इनको तो यहाँ पर क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम सल्फेट के साथ में था, SO4 के साथ में था, वो जाकर के बैठ जाता है Cl के साथ में, और जो बेरियम Cl2 के साथ में था वो बैठ जाता है सल्फेट के साथ में, SO4 के साथ में। तो इन्होंने अपनी जगह अगर यहाँ पे बदल ली ना, तो ये दोनों के दोनों ही कंपाउंड्स आपस में एलिमेंट्स एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं तो आपको व्हाइट सब्सटेंस मिलता है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से मिलाने पर क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, और जो कि यहाँ पर कैसा व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट।
ठीक है। हर एक रिएक्शन जिसमें कि कोई प्रेसिपिटेट बनता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाया जा सकता है। क्लास ज्यादा लंबी हो रही ना, आई नो, बट कोई बात नहीं, बस हम लोग खत्म ही हो गए, क्लास ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई, देखो एंड पे आ गए, 2 ही देर बचे। अब ऐसा क्यों होता है भाई? सिंपल सी बात है, वही ताकत वाला फॉर्मूला आता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। यहां पर फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जब आपने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलवाया था, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में, ये तो अच्छा पुरानी रिएक्शन है, इसको छोड़ दें। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात कर लेते हैं, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी शॉर्टकट में कह देते हैं। तो भाई ऑक्सीडेशन के बारे में बता देता हूं। ऑक्सीडेशन कब होगा? या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन हट जाए, तब हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन कब हुआ है? रिडक्शन कब कहेंगे? इसी के जस्ट उल्टा, या तो ऑक्सीजन हट जाए या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो हम कहते हैं इसको रिडक्शन। अब जब भी ऑक्सीडेशन होगा ना, तो वहां पे रिडक्शन भी हो रहा होगा, या फिर रिडक्शन जहां पे आपको दिख रहा होगा वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, तो इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस कह देते हैं, जो कि हमने पहले नाम बताया था आपको। अब जैसे कि देखो यहाँ पे कॉपर को जब हीट किया जाता है तो यहाँ पे क्या बना लेता है? ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा देते हो, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अगर पास की जाती है इस कॉपर ऑक्साइड पे, तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द कॉपर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, कॉपर के साथ में वाटर बन जाता है। तो यहां पर क्या हुआ देखो, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, है ना। अब कॉपर के साथ से ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन माइनस हो गया ना, और ऑक्सीजन माइनस होने पर क्या होता है? देखो ऑक्सीजन जब हट जाता है तो वहां पर क्या रिएक्शन होता है? रिडक्शन हो जाता है ना उसका। या तो ऑक्सीजन हट जाए या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं भाई। ऑक्सीडेशन कब होगा? ऑक्सीडेशन तब होगा जब ऑक्सीजन या तो ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन माइनस हो जाए। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन यहां से कॉपर ऑक्साइड के साथ में हटा, तो यहां पर क्या कहेंगे? कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। और देखो हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो रिएक्टेंट साइड में क्या था? हाइड्रोजन बस था, लेकिन प्रोडक्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड में क्या था? कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कॉपर का क्या बचा? यहाँ पर ऑक्सीजन तो हट गया, तो क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देख लो, जैसे कि ZnO+C। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड में ZnO था, प्रोडक्ट साइड में क्या बचा है? सिर्फ Zn बचा, यानी कि इसका ऑक्सीजन हट गया है, तो ZnO क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया ना भाई। क्या हो गया? रिड्यूस हो गया या फिर रिडक्शन हो गया इसी का। ओके, और यहां पर देखो कार्बन था, यहां पर अकेले कार्बन था, यहां पर क्या हो गया? कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आ गया है, तो कार्बन का क्या हो गया भाई? कार्बन का हो गया है ऑक्सीडेशन। इसीलिए आप देखोगे कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर रिडक्शन जरूर हो रहा है, जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर ऑक्सीडेशन जरूर हो रहा है। एक बार और यहाँ पर रिवाइज करने के लिए ये वाली भी रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर है MnO2 और HCl रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, MnO2 को देखो यहाँ पे क्या बन गया? MnCl2 बन गया। Mn का O2 कहाँ गया? गायब हो गया, चला गया, तो MnO2 को क्या हो गया भाई? रिडक्शन नहीं हो गया, ऑक्सीजन तो चला गया ना इसका, इसका तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, और HCl में देखो यहाँ पर HCl H जो था इसके साथ क्या हो गया?
ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन का या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और यहाँ पे Cl2 गैस निकल गई। अब यहाँ पे ना आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर CuO है ना, CuO प्लस H2, इसका रिएक्शन हुआ है तो क्या बन गया है, यहाँ पर Cu बन गया है प्लस H2O बन गया है। तो भाई यहां पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना। किसकी वजह से रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन की वजह से हुआ ना, हाइड्रोजन ही तो यहां पे इसका ऑक्सीजन ले गया, तो कौन इसका ऑक्सीजन ले गया वही इसका क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और हाइड्रोजन के साथ में क्या हो गया है, हाइड्रोजन के साथ में इसका यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ना, हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कहां से मिला है, किसके साथ में था ऑक्सीजन पहले, कॉपर के साथ में ना, कॉपर ऑक्साइड में। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडॉक्स रिएक्शन के डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कोरोजन, कोरोजन यानी कि जंग लगना वगैरह। आपने आयरन में देखा होगा, आयरन का जो भी चीज होती है उनमें जंग लग जाता है, क्यों, वो तो भाई Fe है, उसके साथ आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, जो भी एयर में ऑक्सीजन थी, क्या बना लिया, Fe2O3 बना लेगा ना भाई, है ना, फेरस ऑक्साइड। और यही तो है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रस्ट बोल देते हैं। रस्टिंग किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे डेली लाइफ का कोई एक एग्जांपल बताओ ऑक्सीडेशन का, तो आप क्या बताओगे, रस्टिंग, ठीक है। तो कोरोजन में क्या होता है, वो मेटल वहां पे धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। ये भी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। फिर रेंसिडिटी, जब फूड खराब हो जाता है तो उसी को रेंसिडिटी कह देते हैं। फूड जब ऑक्सीडाइज होने लगता है, फूड में जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये फूड तो खराब हो गया है भाई, या रेंसिड हो गया है, उनकी स्मेल्स और टेस्ट बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। आपने देखा है ना, जो चिप्स आती हैं वो चिप्स पैक करके दी जाती हैं एकदम एयर टाइट करके, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए, उनके जो ऑयल्स हैं और जो फैट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेंसिड ना बना पाए, चिप्स को रेंसिडिटी ना हो जाए वहां पर, ठीक है। और कौन सी गैस भरी जाती है चिप्स वगैरह में, नाइट्रोजन। ये भी खास बात है, याद रखें। तो हमारा ये चैप्टर आज का समाप्त हुआ। रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है कि भाई केमिकल इक्वेशन यहाँ पे क्या बताता है, एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली। कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर भी होंगे, तभी हम उसको कहेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स लेते हैं हम, ठीक है, दो एलिमेंट्स लेते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बन जाता है, सिंगल कंपाउंड बन जाता है। एलिमेंट एलिमेंट यहां पर क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसी के ऑपोजिट डीकंपोजिशन रिएक्शन में यहां पर हम लेते हैं कंपाउंड, इसको देते हैं कुछ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी देते हैं यहां पर,
तो यहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स बन जाते हैं। ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कि आप एक कंपाउंड को एनर्जी दे करके तोड़ते हो कुछ एलिमेंट्स में। फिर इसके बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक होता है भाई, एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि उसमें हमको यहाँ पर जो हीट या एनर्जी है वो देनी पड़ती है, जबकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती है। उसमें हीट निकलती है, वो लेता नहीं है हीट, वो छोड़ देता है हीट। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि जब आप क्विक लाइन, जिसको CaO कहते हैं, उसके साथ आप H2O मिलाते हो तो बनाता है क्या? CaOH का होल ट्वाइस, जो क्या कहलाता है? स्लेग्ड लाइन कहलाता है, स्लेग्ड लाइन कहलाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और साथ में हीट भी बहुत सारी निकालता है, हीट। ठीक है, हीट बहुत सारी निकालता है, तो इसको हम कैसी रिएक्शन कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs। तो भाई जब क्या होगा कि यहाँ पर हमने लिया एक एलिमेंट, साथ में एक कंपाउंड, और इसको जब हमने रिएक्ट करवाया तो जो कंपाउंड था, कंपाउंड भी तो कुछ एलिमेंट से ही मिलकर के बना है, तो ये वाला एलिमेंट कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और ये खुद बैठ जाता है। तो अब जो यहाँ पे रिएक्शन हुई, ये कैसी रिएक्शन कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। और इसी से थोड़ा सा अलग, जब हम दो कंपाउंड्स लेते हैं तो यहां पर दोनों कंपाउंड्स के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को चेंज कर देते हैं, बदल जाते हैं आपस में, तो हम इसको क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि वाटर में नहीं घुलते हैं, जब रिएक्शन होती है तो आपको लिक्विड के अंदर यहाँ पे मिलेंगे। रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन तब होता है जब या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी एक एलिमेंट या कंपाउंड में, या फिर हाइड्रोजन वहां से निकल जाए। भाई रिडक्शन कब होता है? रिडक्शन जब वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन निकल जाए, तब हम उसको कहेंगे कि भाई यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ओके, तो आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और बाय बाय जय हिंद। और बाय बाय जय हिंद। और हाँ, आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं